तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि बोर्ड पे दिखता होगा काफ़ी कुछ गंदा हो गया है, क्योंकि मैं एक बार वीडियो बना दिया था, आवाज़ नहीं वीडियो में आया, इस वजह से हमको दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये दोबारा मेरा मेहनत है, तो थोड़ा आप लोग स्वीकार कीजिएगा इसको। लेकिन इसमें जो चीज़ समझाने वाले हैं उसको शिद्दत से समझिएगा। देखिए, जैसा कि हमारा एक दिल्ली सल्तनत का सीरीज चल रहा है, इसके क्रम में हमने आपको पढ़ाया था कि गुल खिले तो सांस लो, अर्थात गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो हम ये पिछले के तीन जो है गुलाम वंश, खिलजी और तुगलक ये कर लिए हैं। आज हम सैयद वंश पढ़ने वाले हैं। तो सैयद वंश का कालखंड 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक है। ओवरऑल देखें तो ये 37 वर्ष शासन करता है, जिसमें कुल 4 शासक होते हैं। ये 4 शासक कुछ इस प्रकार है, इसका हम फैमिली ट्री देख लेते हैं। देखिए, खिज्र खां ये स्थापना करता है, इसका सैयद वंश की स्थापना करता है और कुल मिला के 1421 मतलब 7 वर्ष ये शासन करता है। इसके बाद इसका बेटा मुबारक शाह रहता है गद्दी पे, ये बैठता है और ये भी 21 से लेकर 34 कुल मिलाकर के 13 साल का ये शासन करता है। इसके बाद मुबारक शाह का कोई बेटा न होने के कारण मुबारक शाह के भाई का बेटा, भाई का नाम रहता है फरीद और उसका बेटा रहता है मोहम्मद शाह, ये गद्दी पे बैठता है 34 से लेकर 45 तक। ओवरऑल देखे तो ये 11 वर्ष का शासन करता है। और इसके बाद उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह होता है और ये 45 से लेकर 51 तक शासन करता है। कुल मिलाकर के 6 वर्षों का ये भी शासन करता है। इस प्रकार से सारे को आप काउंट कीजिएगा तो 37 वर्ष आएगा और इसमें कुल 4 शासक होते हैं। इसी 4 के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, तो थोड़ा देर बने रहिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले हम बात फरियाते हैं खिज्र खां का। खिज्र खां के बाप का नाम रहता है मलिक सुलेमान। बाबू खिज्र खां के बाप का नाम रहता है मलिक सुलेमान और मलिक सुलेमान मुल्तान का गवर्नर रहता है। कहाँ का गवर्नर रहता है? मुल्तान का। मुल्तान के गवर्नर होने के क्रम में इसको सारा जो राजपाट का एक जिम्मेदारी होता है वो समझ में आ गया रहता है खिज्र खां को। इसके पिता का जब मृत्यु हो जाता है, मृत्यु होने के बाद जैसा कि बाप के संपत्ति में बेटा का हिस्सा होता है, उसी प्रकार से मृत्यु होने के बाद ये भी खिज्र खां क्या बन जाता है? तो वहाँ का मुल्तान का गवर्नर बन जाता है। ध्यान से समझिएगा बाबू, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कई छोटे छोटे राज्य अलग होने लगते हैं, जैसा कि विजयनगर, फिर बहमनी साम्राज्य, बहमनी, और बहमनी में देखते हैं तो कुल 5 मुस्लिम राज्यों का संघ रहता है। कौन कौन? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। इस प्रकार से 5 राज्य मिलकर के बहमनी साम्राज्य बनता है और ये अलग हो जाता है और विजयनगर ये अलग हो जाता है। इसके बाद FST फिरोज शाह तुगलक के काल में देखने कई राज्य अलग हो जाता है, जैसे मालवा हो गया, जैसे जौनपुर हो गया, इन सभी राज्य अलग हो जाते हैं। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, इस तुष्टीकरण नीति के अपनाने के चलते हटो 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 पीछे हटो के चलते इन्होंने सैनिक अभियान नहीं करता है और फिरोज शाह तुगलक सब किसका पालता है? दास का। 1,80,000 दास फिरोज शाह तुगलक के काल में होता है। उसके बाद बागान लगवाने का, ये अलग बात है कि बागान से उसको 1,80,000 का सालाना इनकम भी हो जाता है। फलों के 1200 इन्होंने फलों का बागान लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक का और हम कार्य देखें तो नहरों का निर्माण करवाया सिंचाई के लिए, और कहावत है कि 40 वर्षों के काल में फिरोज शाह तुगलक ने कुल मिला के 37 साल शासन करता है, कभी भी अकाल नहीं पड़ा था। तो एक ग्रेट अचीवमेंट है, पर राज को इन्होंने छिन्न विछिन्न कर दिया, इसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसी का फायदा मिलता है खिज्र खां को। जब मलिक सुलेमान मृत्यु हो जाता है मुल्तान में, तो मुल्तान का गवर्नर बनता है खिज्र खां। फलस्वरूप फिरोज शाह तुगलक ने पीछे हटो की नीति के चलते खिज्र खां को वहाँ का मुल्तान का और भी जो आसपास का जागीर होता है ये इसको दे देता है। अब बात उठती है, देखिए, जब इसको जागीर मिल जाता है तो चैन से ये शासन करने लगता है। लेकिन होता क्या है कि 1398 ईस्वी में क्या होता है? 1398 ईस्वी में तैमूरों का आक्रमण होता है। 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूरों का आक्रमण होता है और आक्रमण होने के क्रम में ये जो होता है खिज्र खां, ये दिल्ली के शासक को साथ न दे करके ये साथ दे देता है किसको? तैमूर को। और ये तैमूर जो जब साथ पाता है तो ये दिल्ली को जीत लेता है और जीतने के क्रम में जब यहाँ से जाने लगता है तो इसको मातहत के रूप में यहाँ पे नियुक्त कर देता है। साथ ही मुल्तान का तो गवर्नर इसके पास रहता ही रहता है, ये मिल जाता है। लाहौर दे देता है, दीपालपुर का भी सूबेदारी उसको मिल जाता है। बाबू, जिस प्रकार से अगर पटना की धरती पर कोई राज कर ले तो बिहार उसके कब्जा में आ जाएगा, उसी प्रकार से लाहौर सांबालिक तौर पर ये राजनीतिक
इकाई का हेड माना जाता था उस समय पंजाब के लिए। और इस प्रकार देखें तो पूरा पंजाब इसके अंतर्गत आ जाता है। तो मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर इस तरह से किसके अंतर्गत आ जाता है, ये आ जाता है खिज्र खां के अंतर्गत। समझ गए? अब ध्यान से समझिएगा, जब ये इतना बड़ा क्षेत्र पे राज करने लगता है तो राज करने के क्रम में इन्होंने इसकी लालसा और भी पूरी हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये चाहता है कि क्यों ना हम एक झटके में ही दिल्ली का सुल्तान जो नाम मात्र का शासक है उसको हम गद्दी से हटा दें। फलस्वरूप बात आता है 1414 ईस्वी का, और ऊपर दौलत खां को पराजित कर देता है। एक छोटा सा कमजोर शासक रहता है और उसको हटा करके ये सैयद वंश की नींव डाल देता है, सैयद वंश की स्थापना कर देता है, और खिज्र खां 1414 ईस्वी में इस वंश की स्थापना कर देता है। अब समझ में आएगा बात, ध्यान से समझिएगा। तारीख ए मुबारक शाही सैयद वंश को जानने का एकमात्र सबूत है। तारीख ए मुबारक शाही सैयद वंश को जानने का एकमात्र सबूत है, जिसकी रचना याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया था। और इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि सैयद का मतलब होता है पैगंबर मोहम्मद के वंशज। इस प्रकार से ये सैयद जो होता है ये पैगंबर मोहम्मद का वंशज होता है। तो पैगंबर मोहम्मद का पूरा नाम होता है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इसका कहता है कि सैयद का मतलब ये होता है। आगे चलते हैं। अब जैसे देखिए, जब खिज्र खां ये शासक बनता है तो शासक बनने के बाद चूंकि ये तैमूर इसको इतना बड़ा क्षेत्र देता है, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, इसीलिए गद्दारी नहीं और ये रैयत ए आला की उपाधि और तैमूर के माथत का उपाधि लेता है। खुद को सुल्तान नहीं कहता है, खुद को सुल्तान की उपाधि ये नहीं लेता है, खुद को सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है, और रैयत ए आला से ही ये केवल खुद को संतोष करता है, और तैमूर के माथत से ही ये खुद को संतोष करता है। इसके अलावा सिक्कों पर इन्होंने तुगलक का नाम हटा करके शाहरुख, जो कि उसके बेटे का नाम होता है, साथ ही मिर्जा का नाम वहाँ पे अंकित करवाता है। तो खिज्र खां ने अपना नाम नहीं अंकित करवाता है, सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है, तैमूर का माथत या रैयत ए आला की उपाधि लेता है, सिक्के पर शाहरुख का नाम अंकित करवाता है जो कि उसका बेटा होता है, साथ ही मिर्जा की नाम वहाँ पे सिक्का पे अंकित करवाता है। इसके अलावा 1421 ईस्वी में ये जो खिज्र खां होता है कुल मिलाकर के 7 बरस शासन करने के बाद ये मर जाता है और राज्य की जिम्मेदारी आ जाती है मुबारक शाह पे, जो कि इसका बेटा होता है। आइए आगे चलते हैं। मुबारक शाह गद्दी पे बैठता है 1421 से लेकर 1434 के बीच में। कुल मिलाकर के 1421 में ये गद्दी पे बैठता है और 34 का कुल मिलाकर ये 13 वर्ष का शासन करता है। इसके कालखंड में बहुत कुछ नहीं होता है, ध्यान से देखिएगा। इसके काल में याहिया बिन अहमद सरहिंदी ये इसके राज दरबारी कवि रहते हैं। क्या रहते हैं? राज दरबारी कवि रहते हैं। और राज दरबारी कवि होगा तो ये इसी का बात करेगा, सिंपल सी बात है। अर्थात ये एक विद्वान थे जिन्होंने रचना किया है, तारीख ए मुबारक शाही की रचना किया है, जो कि सैयद वंश के बारे में हमको विशेष जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा जैसे कहता है कि जिसको इश्क का खुमारी होता है वो किसी भी लड़की से प्यार कर बैठता है। गरीब आदमी को जब दौलत आता है तो देखिएगा वो अभी ये दौलत नहीं है, जो एक अजीब टाइप का गुरूर आ जाता है ना, उसी टाइप से होता है। ये भी जब गद्दी पे बैठता है तो अपने नाम का खुतबा पढ़ाने लगता है, अपने नाम का सिक्का चलवाने लगता है, सुल्तान की उपाधि ले लेता है। लेकिन बाप क्या करता है? बाप तो रैयत ए आला तैमूर की माथा ना तो अपने नाम से सिक्का चलवाता है, शाहरुख के नाम से सिक्का चलवाता है, मिर्जा के नाम से सिक्का चलवाता है, और ये सारा काम करता है जो बाप ने नहीं किया था। इसीलिए कहावत है, सत्ता का सुख कितना मादक होता है। अर्थात अगर पावर आ जाए तो किसको न मत आ जाता है, और इसी बात को चरितार्थ करता है मुबारक शाह। खैर इसके बारे में इतना ही याद रखिएगा कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी इसके दरबार में लेखक रहते हैं, जो कि अपना रचना किया है तारीख ए मुबारक शाही, जो कि इस काल के बारे में जानकारी देता है। अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है, सिक्का ढलवाता है और सुल्तान की उपाधि लेता है। इस प्रकार से शासन ठीक ठाक करते हुए 1434 में मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद जैसे हमने कहा कि इसका कोई भी बेटा नहीं होता है, बेटा ना होता है, फलस्वरूप अपने भाई का बेटा, भाई का नाम रहता है फरीद खां का बेटा, अर्थात इसके भतीजा गद्दी में बैठता है, मोहम्मद शाह इसका नाम रहता है। और मोहम्मद शाह का शासनकाल 34 से 45 कुल मिलाकर के देखें तो ये 6 और 5 11 वर्षों का ये शासन रहता है। इस काल में महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। जैसे मालवा का शासक रहता है महमूद खिलजी आक्रमण कर देता है दिल्ली पर। इस क्रम में क्या होता है, अफगान का एक राज्यपाल रहता है बहलोल लोदी सैनिक सहायता भेज देता है मोहम्मद शाह के पक्ष में।
फलस्वरूप मालवा के शासक को कूट कूट के ये यहाँ से भगा देता है, खूब पीटता है। और पीटने के क्रम में जब ये भाग जाता है तो बहलोल लोदी से इतना खुश होता है मोहम्मद शाह कि इसको पुत्र कह के संबोधित करता है। किस कह के संबोधित करता है? पुत्र कह के। और इसके अलावा खान ए खाना की उपाधि देता है। बाबू, खान ए खाना का मतलब होता है बहुत बड़ा तगमा। जैसे अकबर ने भी बैरम खां को खान ए खाना को उपाधि दिया था। जब हम अकबर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि अकबर का शासन 3 चरणों में होता है। एक होता है बैरम खां के संरक्षण का काल, दूसरा होता है पेटीकोट शासन, और तीसरा होता है 62 या 64 के बाद अकबर जब स्वतंत्र रूप से राज को सत्ता अपने हाथ में ले लेता है और किसी भी प्रकार का किसी का हस्तक्षेप नहीं करने देता है। तो उस काल में हम देखते हैं कि बैरम खां को भी खान ए खाना की उपाधि मिला। बैरम खां के बेटा जो कि अब्दुल रहीम खान ए खाना के नाम से जाना जाता है, उसको भी खान ए खाना के मिला। और वेरी फर्स्ट टाइम बहलोल लोदी को भी खान ए खाना की उपाधि मिलता है। खान ए खाना का मतलब होता है बड़ा ओहदेदार व्यक्ति। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से मोहम्मद शाह का शासनकाल जो कि 11 वर्ष चलता है, अंत में 1445 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु तक हम देखते हैं कि बहलोल लोदी का कद राज्य में बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है। उसके बाद मोहम्मद शाह का बेटा अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पे बैठता है 1445 में। ये 51 तक शासन करता है। कुल 6 वर्षों का इसका शासनकाल रहता है। एक बार क्या होता है, 45 में गद्दी पे बैठता है, 2 साल बाद 47 में जाता है बदायूं में घूमने के लिए। बदायूं उसको इतना अच्छा लगता है, वहाँ के क्लाइमेटोलॉजी, वहाँ के लोग, वहाँ का पशु पक्षी, जल, पनीर, ये सब इतना अच्छा लगता है कि ये वहीं पे जाके बस जाता है और इसको राजकाज से कोई मतलब नहीं, बेफिक्र बादशाह की तरह। और ये तब तक नहीं रहता है जब तक कि मर न जाए, अर्थात 1451 ईस्वी में बदायूं में मृत्यु होता है। इस बीच में राज्य में जब शासक नहीं रहेगा, आंतरिक कलह उत्पन्न हो जाएगा। राजा कौन बनेगा, अमीर का कर्ज कौन देखेगा, इसको लेकर के राज्य में उपद्रव की स्थिति हो जाती है, आंतरिक कलह होता है। फलस्वरूप बड़े पद पे रहता है बहलोल लोदी, ये राज को सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। तो अलाउद्दीन जो आलम शाह रहता है वो कोई खिलाफ नहीं करता है। और इस प्रकार से इस वंश का, सैयद वंश का इंड 1451 ईस्वी में हो जाता है। और 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी वंश की स्थापना करता है। कुल मिलाकर के लोदी में 3 शासक होते हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई होता है, पानीपत की पहली लड़ाई, और लोदी वंश का भी अंत हो जाता है और मुगल काल आ जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक था सैयद वंश, हमने 1414 से लेकर 51 तक के कालखंड में कुल मिलाकर के 4 शासक, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन शाह के बारे में एक डिटेल एनालिसिस किया है। अगर आप इतना जानते हैं तो यकीन मानिए विश्वास के साथ यही सिलेबस है और किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आपको सीधा सीधा बन जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न कहाँ से बनता है, जैसे पैगंबर मोहम्मद का वंशज सैयद का मतलब होता है, ये एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है याह्या बिन अहमद सरहिंदी किसने किताब की रचना की है, तो तारीख मुबारक शाही किताब की रचना की है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि तैमूर का आक्रमण भारत पर 1498 ईस्वी में हुआ, ये इसको मदद किया था। अगला क्वेश्चन बनता है कि ये खिजर खान ने किसका उपाधि लिया, तैमूर का माथा और रैयत आला का। शाहरुख नाम का सिक्का किसने चलाया, खिजर खान। मिर्जा नाम की उपाधि से सिक्का किसने चलाया, खिजर खान। इसके अलावा हाँ, बहलोल लोदी का जब उत्थान होता है तो संबोधन पुत्र कहकर कहता है, ये मोहम्मद शाह करता है, इससे क्वेश्चन बनता है। और खाने खाना की उपाधि देता है, इससे क्वेश्चन बनता है। बहलोल लोदी इसके काल में राज्य सत्ता ले लेता है, यही क्वेश्चन बनता है। और घटना चक्र और कोई भी किताब यूपीएससी का क्वेश्चन यूपीएससी का बनाइएगा, नो डाउट फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चन बनेगा। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल। मिलते हैं फिर कल, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।